नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप सभी का युग करवट न्यूज में स्वागत है। मेरे साथ है प्रधान संपादक सलामत मियां जी। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भट्टाचार्य जी। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। संभावना जताई जा रही थी कि शायद यह भेंट आगामी फेरबदल को लेकर हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसके पीछे क्या कहानी है उसको जानेंगे हमारे प्रधान संपादक सलामत मियां जी से। सर, कल मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की। ये माना जा रहा था कि अगले फेरबदल को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ क्या है उसके पीछे? सर, मुलाकात के पीछे क्या है? देखिए, फ़िलहाल तो जो बताया गया है कि शिष्टाचार भेंट थी वो, और वो बाहर थी 10 दिन से 17 दिन के दौरे पे निकली थी मध्य प्रदेश, तो फिर गई है। इसलिए मुख्यमंत्री महीने में 2 बार तो मुलाकात करते ही हैं। कोरोना को लेकर उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। फिर उन्होंने महामहिम को एक पुस्तक भी भेंट की है। तो लेकिन इससे भट्टाचार्य जी, मुलाकात के पीछे क्या राज है, ये तो खैर ज़्यादातर जो खबरें छन छन के आ रही हैं उसको यही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई है, क्योंकि एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त तेवर अपने कहीं ना कहीं अपने तेवरों का एहसास कहीं हाईकमान को कराया है। मुझे लगता है जितनी जल्दी से जो चीज़ें चल रही थी, वो जो 3 दिन और 4 दिन में तस्वीरें बहुत कुछ बदल गई हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी ने खुद इस बात को लेकर शायद अभी कहा है कि वो अध्यक्ष बनना नहीं चाहते हैं। उनकी नज़र मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पे थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे थी, लेकिन वहाँ से हाईकमान से उनको कह दिया गया, शायद उसके बारे में भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो तस्वीरें चल रही थी उनको थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है। आपको याद होगा 2017 में भी अचानक जब मनोज सिन्हा जी का नाम बहुत फाइनल हो गया था और उस पूरा तरीके से वो बनारस में पूजा अर्चना करने भी चले गए थे। उनका प्रोटोकॉल जो है, तमाम अधिकारी भी उनसे फीडबैक ले रहे थे और लग रहा था कि शायद मनोज सिन्हा ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन उसके बाद अचानक योगी आदित्यनाथ जी का नाम चला और फिर उन्होंने देश की कमान संभाली। तब के महाराज में और आज के मुख्यमंत्री में बहुत फ़र्क है। जब योगी आदित्यनाथ जी ने जब वहाँ पे मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, तो ये इस बात की चर्चा चल रही थी कि एक महाराज राज्य को नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन 4 साल का कार्यकाल हो गया और 4 साल में जितनी उनकी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो उन्होंने उस बात को लेके जो है काफ़ी हद तक अब मुँह बंद कर दिए लोगों के। ये बात सही है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुत एक गुटबाजी चल रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और कुछ मंत्रियों से माननीय मुख्यमंत्री भी नाराज़ हैं। कुछ नए चेहरे भी लाने की तैयारी हो रही है। विस्तार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, विस्तार होगा, लेकिन मुख्यमंत्री यही रहेंगे। मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा, ये कन्फर्म हैगा। और मुझे लगता है कि जो 3 और 4 दिन में जो डेवलपमेंट हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तेवरों के बाद जो केंद्रीय हाईकमान है, और जो 2 दिन दत्तात्रेय हम जो थे आरएसएस के, वो लखनऊ में रहे, उन्होंने भी काफ़ी हद तक लोगों से मुलाकात की। तो उस मुलाकात के बाद ये शायद लगता है कि जो जिस तरह से लग रहा था कि शायद माननीय मुख्यमंत्री जी की घेराबंदी करके उनको कहीं ना कहीं हल्का सा कम किया जाएगा, मुझे लगता है उसमें ब्रेक लग रहा है। अब उसमें आगे कितना तक होगा, क्या होगा, ये भी कहने की वाली जल्दबाजी होगी। विस्तार होगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए विस्तार होगा, लेकिन उसमें के मुख्यमंत्री को नज़रअंदाज करके कुछ फैसले जो लिए आने वाले थे, मुझे लगता है कि जो योगी जी ने कोई तेवर दिखाए हैं, वो शायद अब फैसला मुख्यमंत्री जी को नज़रअंदाज करके नहीं लिया जाएंगे। जी हाँ, फेरबदल होगा, लेकिन शायद कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया। अब इसके पीछे क्या है, ये हमारे प्रधान संपादक जी ने और विस्तार से बता दिया। बात करते हैं लॉकडाउन और उससे होने वाली परेशानियों को। सर, 40 दिन लॉकडाउन के बाद अब 1 जून से 31 मई से फिर से लॉकडाउन होने ना होने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच दिल्ली में लॉकडाउन की प्रक्रिया धीरे धीरे खत्म की जा रही है। सोमवार से वहां कंस्ट्रक्शन के कार्य और फैक्ट्रियां शुरू होने लगी। सर, लग रहा है कि अब हम लॉकडाउन की जगह से अनलॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, देखिए, दिल्ली में तो फैक्ट्रियां बंद थी, लेकिन यूपी में फैक्ट्रियां चालू थी। फैक्ट्रियां, हमारी इंडस्ट्री बंद नहीं हुई है। दिल्ली में उन्होंने बंद कर दी थी, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ पे जिस तरह केसेस थे, अब थोड़ी कमी आई है
और प्रॉब्लम्स जितनी मज़दूरों की थी उनको लेके भी जो है केजरीवाल सरकार ने कुछ बातें बोली थी। तो अच्छी खबर है ये कि अगर फैक्ट्रियाँ खुलने जा रही हैं शायद, लेकिन मुझे लगता है मेट्रो शायद नहीं चलेगी। मेट्रो नहीं चलेगी, मेट्रो को भी नहीं चलाया जा रहा है। तो मेट्रो जब चलेगी तब असली पटरी पे ज़िंदगी तभी आएगी। और अब देखिए फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, उसमें कितने लोग जाते हैं वो तो एक अलग चीज़ है। अच्छी बात है कि अनलॉक वाली प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि 30 जून तक जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उनको पालन किया जाए और सख्ती बरती और जाए। सख्ती के साथ हो जाए। तो मुझे लगता है कि अभी इतना जिस तरह से पहले एक बार हो गया था शायद वो अभी तस्वीर नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता अनलॉक होगा। जी हाँ, आहिस्ता आहिस्ता अनलॉक होगा। सर आपके पास कुछ ऐसी जानकारी है कि सोमवार से जब हमारा जो ये लॉकडाउन खत्म होगा तो किन किन चीज़ों को और छूट मिल सकती है या और राहत मिल सकती है? देखिए शादी, जैसे शादी अब यहाँ पे पाबंदी रहेगी उसमें वही संख्या रहेगी, उसमें ज़्यादा नहीं होगा। और जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग वो तो मेंटेन करना ही पड़ेगी। ऑफिस खुलेंगे तो उसमें तो 30 की जगह शायद 50% उसमें स्टाफ किया जा सकता है। और ये सब तभी डिपेंड करेगा जब 2-3 दिन में अभी जो केसेस हैं उनकी संख्या कितनी और रहती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी लग रहा है कि अब थोड़ा सा अनलॉक करके जो फाइनेंशियली जो क्राइसिस पैदा हुए हैं उन पर अंकुश शायद लगा सकते हैं। जी हाँ, अनलॉक करके जो वर्ग परेशानी में है, लो वर्ग के और मिडिल क्लास के लोग जो परेशान हैं उनको शायद कुछ राहत मिल सके अनलॉक डाउन करके। अब ये देखना है कि शनिवार कल क्या फैसला लिया जाता है। शायद अनलॉक डाउन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे मुझे लगता है कि भट्टाचार्य जी शायद उत्तर प्रदेश में जो वीकेंड वाला लॉकडाउन है आई थिंक वो शायद जारी रहेगा। जी हाँ, वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जारी रहेगा, बाकी और भी छूट दी जा सकती है। इस बीच उत्तर प्रदेश से एक अच्छी खबर यह है कि 1 जून से उत्तर प्रदेश में बृहद पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू होगा। यहाँ पे 18 से 44 साल तक के लोगों को टीके लगाए जाएंगे और 1 महीने में 1 करोड़ टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया। सर उसके बाद हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में स्थिति, वैसे तो मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना अब नियंत्रण में है। कल उनका बयान आया था देवरिया में कि उत्तर प्रदेश में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में, और अगर ये टीकाकरण सफलतापूर्वक हो गया तो कोरोना उत्तर प्रदेश से कह सकते हैं कि अब जाएगा। ना बिल्कुल नहीं लगता। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं और जब से वो कोरोना से नेगेटिव हो गए हैं उसके बाद देखिए एक दिन भी वो नहीं बैठे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। उसके बाद काफ़ी फ़र्क पड़ा है, प्रशासनिक मशीनरी में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और जिस तरह से 1 जून से वो कर रहे हैं तो मुझे लगे इसको बहुत सख्ती के साथ इसको प्रशासन लेगा और शासन की पूरी इस पर नज़र रहेगी। तो जाहिर है कि अगर इस तरह से ये टीकाकरण अभियान चलेगा तो निस्संदेह इसका लाभ मिलेगा। जी हाँ, निस्संदेह इसका लाभ होगा। इस बीच एक बयान आया है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि जो दूसरी लहर आई है वह प्रधानमंत्री की नौटंकी की वजह से। अब ये नौटंकी का क्या मायने है ये तो राहुल गांधी बता सकते हैं, लेकिन ऐसे वक्त जब पूरा देश कोविड से लड़ रहा है उनका बयान कहाँ तक उचित है? बहुत बचपना है उनके अंदर, बहुत बचकाना बयान है। अब कहना नहीं चाहिए, जैसे विपक्ष उनको कहता है जिस नाम से पुकारा जाता है इस तरह के उनके बयान हैं ये। अब देखिए सेकंड लहर में इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की क्या नौटंकी है? क्या लाशें जो है वो नौटंकी थी? क्या लोग तड़प तड़प के मरे वो नौटंकी थी? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा लोगों से ऐसे तड़प तड़प के मरो? ये गलत बात है, इस तरह की चीज़ नहीं है। बयानबाजी करके वो अपने आप को इस तरह की, बहुत हल्कापन का बयान है ये, बहुत बचपना उनका बयान है। आप देखिए राहुल गांधी किसके पास चले गए, किस मरीज से मिले, कहाँ गए? कोई उन्होंने आके वैक्सीन के लिए प्रदर्शन किया? खाली बयानबाजी कर रहे हैं। अरे एक इतने लोग मरे, उनके साथ जितने लोग मरे उनके साथ ही उनका अपमान होंगी उनका, इस तरह नौटंकी कर रहे हैं। मतलब जिन्होंने लाशें, जिन्होंने जो मर के चले गए, वो जिनके 20-20, 25-25 लोग मरे, घर के 3-3 लोग मरे, वो नौटंकी था। ये गलत बयान है। इसको राहुल गांधी जी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। इसी वजह से आज वो जिस नाम से लोग उनको पुकारते हैं उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी को इस तरह के बयान से बचना चाहिए क्योंकि यह ऐसा समय है जब सभी को मिलकर कोरोना को परास्त करना है। ऐसे वक्त विपक्ष की भी अपनी एक भूमिका होती है, विपक्ष वो भूमिका निर्वाह करे। ऐसे लोग भी चाहते हैं, देश की जनता भी
चाहती है। बात करते हैं योग गुरु बाबा रामदेव। जब से बाबा रामदेव ने एलोपैथी पर बयान दिया है, तभी से एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच एक विवाद खड़ा हो गया। विवाद बेवजह है। कुछ लोग कहते हैं कि आयुर्वेद को नकारने का ये एक षड्यंत्र है, आयुर्वेद पर हमला करने का क्या है, और इलाज होना चाहिए चाहे आयुर्वेद से हो चाहे एलोपैथी से। सर, लोगों को इलाज मिलना चाहिए। देखिए, बाबा रामदेव जी जो हैं, उनकी विचारों की दवाई नहीं लिख रही है। उन्होंने जो कोविड को लेकर दवाई बनाई थी, उस पर सवाल खड़े हो गए थे। उसके बाद उनको बड़ा विचारों से वो आयुष मंत्रालय से कहना पड़ा कि उसकी हमें सर्टिफिकेट मिल गया, वही फर्ज निकला। तो कहीं ना कहीं अब बाबा रामदेव, क्योंकि जिस तरह सरकार बनी थी, उनको लगा था कि शायद सरकार उनकी सुनेगी, कुछ करेगी। वो सरकार भी उनकी नहीं सुन पा रही है। अब बाबा रामदेव का तो एक आदत सी बन गई है सुर्खियों में रहने की, और एक इतना गंभीर व्यक्ति इतने हल्के बयान दे रहा है, एलोपैथी को लेके दे रहा है। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने माफ़ी मांगी, फिर दूसरे बाद उन्होंने दूसरा बयान दे दिया। अब उनका बयान ये है, किसी की बाप की हिम्मत नहीं मुझे गिरफ्तार कर ली। ये कानून को चैलेंज, ये गलत बात है। बाबा रामदेव को इस तरह से चीज़ें नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो, आज कोई बयान इस तरह का देता है, उस पर कार्रवाई होती है। वो लगातार इस तरह का बयान दे रहे हैं, कोई सरकार की तरफ नहीं आया। बस केवल स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत बड़ा एक उसमें एक्शन लेते, उनको नोटिस दिया था, उसके बाद माफ़ी मांगी है। तो ये बाबा रामदेव को तो ये बयानबाजी केवल अपनी दवाइयों की बिक रही, बेचारे परेशान हो गए बहुत हुआ। जी हाँ, बाबा रामदेव की कोरोनिल बिक नहीं रही है, शायद इस वजह से बाबा परेशान है और एलोपैथी पर सवाल उठा है। एलोपैथी पद्धति, इलाज की जो पुरानी पद्धति है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो आज बस चर्चा के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी से। कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ मैं सुब्रत भट्टाचार्य। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।